हो जाता है, लेकिन बदले में वो शंकर को एक नेक दिल इंसान बनने के लिए कहता है। शंकर जब प्रिया को कॉल करता है तो प्रिया उससे बहुत नाराज होती है। अब सुनिए आगे। अब ये सब फॉर्मेलिटी करके कोई फायदा नहीं है शंकर, प्रिया चिल्लाकर बोली। शंकर एकदम शॉक्ड रह गया, उसे काफी बुरा लगने लगा। नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया था वो तारा की भलाई के लिए ही किया था। तारा की भलाई? शंकर सीरियसली? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम किसी को मार के अपनी बेटी की भलाई कर सकते हो? तो पता है कि इस बात से तारा कितनी ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है, और भी हो सकती है। वो परेशान रहती है, बार बार मुझसे पूछती रहती है क्या पापा ने सच में ऐसा किया है मम्मा? मुझे यकीन नहीं है उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। उसके हिसाब से अब भी सब झूठ बोलते हैं। और एक तुम हो जो बेशर्मों की तरह बोल रहे हो कि तुमने वो सब अपनी बेटी के लिए किया। प्रिया शंकर पर गुस्सा करे चली जा रही थी। तभी शंकर ने नरमियत से उसको समझाने की कोशिश की। देखो प्रिया, मैं जानता हूं कि मैंने एक जुर्म किया है, लेकिन उसके पीछे के मेरे इंटेंशंस बुरे नहीं थे। मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची तारा को पहले की तरह खुश और हेल्दी देखना चाहता था। इसी बात पर प्रिया हंसने लगी और बोली, हैं? हाँ? वाह वाह वाह, हमारी बेटी खुश और हेल्दी तब होती जब तुम्हारे पास उसके इलाज के लिए पैसे होते, जब तुम कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते या मेहनत करके उसके लिए और पैसे कमाते। जरा सोचो शंकर, जैसी हमारी बच्ची है, अगर उसको तुम्हारे इस रूप के बारे में पता चला तो क्या वो तुम्हें पहले की तरह देख पाएगी? वो तुम्हें अपना हीरो मानती है शंकर। जब उसे इस बारे में पता चलेगा ना, तो एक झटके में तुम विलेन बन के रह जाओगे उसकी लाइफ में। तारा तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। प्रिया की कड़वी बातें सुनकर शंकर की बोलती बंद हो गई। आइंदा मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुमने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब तुम हमारी नजरों में सिर्फ एक क्रिमिनल हो, सिर्फ एक क्रिमिनल, और तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। मैं और मेरी बेटी जिस भी हालत में है ठीक है, कम से कम हमें किसी का डर तो नहीं कि आधी रात को आकर पुलिस हमें उठा कर ले जाएगी। मैं और मेरी बेटी यहाँ पर इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे तैसे मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। इसलिए आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी पर एक क्रिमिनल का साया पड़े। इतना कहकर प्रिया ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। शंकर सदमे में चला गया, वो एकदम सुन्न पड़ा हुआ था। कॉल कट होने के बाद भी वो फोन की तरफ देख रहा था, लेकिन उससे कुछ फील नहीं किया जा रहा था। वो एक पुतले की तरह बस अपने आप को शीशे में देख रहा था। वीरेंद्र ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा। रास्ता साफ है, इसका मतलब शंकर इस वक्त अंदर के कमरे में है। उसके बाद वो दबे पांव नागराज की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। नागराज जी, मैंने शंकर को बोल तो दिया कि मैं उसकी बेटी को ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं ये सब करूंगा कैसे? पता नहीं मेरे मन में क्यों ये बात आई और मैंने फौरन उसे हाँ कर दिया। मुझे पता है कि ये चीज मेरे बस की नहीं है। मैं सिर्फ इंसान को सावधान कर सकता हूं, मैं उसकी मुश्किलों का हल नहीं कर सकता, उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल की घड़ी में फंसा हुआ हूं, लेकिन मैंने हाँ इसलिए किया था ताकि शंकर नेक रास्ते पर आ जाए। मैंने उसे लालच दिया और उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए कन्विंस कर लिया। ये तो मैंने ठीक किया ना? आप तो यही चाहते थे ना? बताइए ना। अचानक तभी मूर्ति के फन में सरसराहट होने लगी। सब पता है हमें, तो इस वक्त से आगे चलना चाहता है, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। तूने जो रास्ता चुना है वो सही है, इसीलिए तू जो करना चाहता है वो कर। उसके लिए जो शक्तियां तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया और बहरा बहरा कर नागराज को देखने लगा। तूने कल रात को एक आदमी की मदद करी, वो ठंड में बाहर टिटोर रहा था, तूने उसे गर्माहट दी, भूखे को खाना दिया और सिर ढकने के
कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो मुस्कुराने लगा। इसलिए इसके बदले में मैं तुझे उपचार की शक्ति दे रहा हूं। यह सुनकर वीरेंद्र के माथे पर बल पड़ गए और वो फौरन बोला, उपचार की शक्ति? ये क्या होता है नागराज जी? तभी नागराज ने समझाया, इस ताकत की मदद से तो किसी भी इंसान की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन याद रखना, तो इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ सामने वाले की भलाई के लिए करेगा। अगर तूने इसमें अपना स्वार्थ ढूंढा तो यह शक्ति काम ही नहीं करेगी। ये सुनकर वीरेंद्र की आंखें बड़ी हो गईं और वो धीरे से अपना सिर हिलाने लगा। तभी नागराज ने वीरेंद्र के ऊपर एक हल्के नीले रंग की रोशनी डाली। पहले तो वो रोशनी वीरेंद्र को चारों तरफ से घेरे हुए थी, लेकिन कुछ देर के बाद वो सिमटकर वीरेंद्र की हथेली में समा गई। वो पूरा दृश्य देखकर वीरेंद्र काफी सरप्राइज हो रहा था और वो बार बार अपना हाथ उल्टा सीधा करके देख रहा था। उपचार की शक्ति तेरे अंदर समा चुकी है, अब तो इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर सकता है। इतना कहने के बाद नागराज शांत हो गए। तभी वीरेंद्र एक्साइटमेंट में हंसने लगा। अरे वाह, क्या कमाल की ताकत दी आपने नागराज जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एकदम डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। अचानक तभी पीछे से शंकर आ गया। सन्यासी जी, ये सुनकर वीरेंद्र एकदम उछल गया। हाँ हाँ शंकर, बोलो क्या हुआ? तभी शंकर उसके और करीब आया और नागराज की मूर्ति की तरफ देखते हुए बोला, क्या आप अभी इस मूर्ति से बात कर रहे थे? ये सुनकर वीरेंद्र की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बगले झांकने लगा। मैं? अब नहीं, मैं क्यों बात करूंगा इस मूर्ति से? मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं। शंकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी शंकर ऊपर से लेकर के नीचे तक वीरेंद्र को देखने लगा। नहीं, सच में मैंने अभी अभी देखा आपको कुछ बोलते हुए इस मूर्ति से। क्या ये मूर्ति बात करती है? नहीं शंकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हारा ठंड की वजह से ना दिमाग खराब हो गया है। सर्दी तुम्हारे दिमाग तक चढ़ गई है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। मैंने आज ध्यान किया था ना, तो इसलिए उसी को लेकर के खुश हो रहा था। शंकर ने इस बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचा और वो शांत होकर खड़ा हो गया। वैसे तुम क्यों आए थे शंकर? सब ठीक तो है ना? और क्या तुमने प्रिया से बात करने की कोशिश की? यह सुनकर शंकर के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, प्रिया मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ना ही मेरी आवाज सुनना चाहती है। उसने तो मुझे धमकी भी दी है कि मैं आइंदा उसको कॉल ना करूं। वीरेंद्र भी थोड़ी फिक्र में आ गया। उसके बाद वो शंकर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, शायद अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी। तुम बाद में फिर से ट्राई करना, लेकिन देखना, जब वो देखेगी ना कि तुम्हें कितनी फिक्र है उनकी और तारा की, तो वो जरूर पिघल जाएंगी। सर, हम इतनी देर से इस आश्रम के बाहर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ आज यहाँ से कुछ लगने वाला है। हवलदार यादव एसीपी अर्जुन के साथ अपनी जीप में बैठा हुआ था। अपनी बकबक बंद करो यादव, मुझे थोड़ा ध्यान से देखने दो। अर्जुन अपनी दूरबीन से आश्रम की गेट पर फोकस कर रहा था। ये देखो, मैं यही चीज नोटिस करना चाह रहा था। ये सन्यासी आश्रम से निकलकर कहीं जा रहा है, शायद दूध लेने जा रहा है, लेकिन इसके पहली मंजिल के कमरे में एक लाइट अभी भी जल रही है। ये सुनकर यादव हैरान हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है सर? हो सकता है वो लाइट बंद करना भूल गया हो। तभी अर्जुन ने दूरबीन नीचे करी और यादव को घूरते हुए कहा, नहीं इडियट, इसका मतलब ये है कि आश्रम में सन्यासी के साथ कोई और भी रह रहा है। ये सुनकर यादव हैरान हो गया और अपना दिमाग चलाने लगा। इसका वो दोस्त कहाँ है? क्या वो अभी भी इसके साथ रहता है? अर्जुन ने पूछा। नहीं सर, वो तो 3-4 दिन पहले ही अपने गांव चला गया। ये सुनकर अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब
इसी आश्रम के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस हमें एक सही जगह निशाना लगाने की जरूरत है। 2 लीटर दूध देना। वीरेंद्र आश्रम से दूर गांव की दुकान तक पहुंच गया और अब उसने दूध वाले की दुकान पर आकर कहा। एसीपी अर्जुन की टीम उसका पीछा करते हुए यहां पर आई थी और अब एसीपी ने उसकी तरफ अपना चेहरा मोड़ लिया। अरे सन्यासी जी, तुम यहां पर? लेकिन वीरेंद्र ने अर्जुन को देखकर कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। ये लीजिए। तभी दुकानदार ने वीरेंद्र को दूध देते हुए कहा, 2 लीटर दूध सिर्फ एक इंसान के लिए? अर्जुन ने सवाल किया। यह सुनकर वीरेंद्र एकदम सकपका गया और उसकी शक्ल देखने लगा। लगता है सन्यासी जी आजकल अपनी सेहत का काफी ख्याल रख रहे हैं, वरना पहले तो सिर्फ 1 लीटर दूध लेकर जाते थे, वो भी 2 दिन तक चलता था, दूध वाले ने कहा। यह सुनकर वीरेंद्र एकदम झेप गया और उसकी शक्ल देखने लगा। लगता है सन्यासी जी के यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? अर्जुन ने उस पर तंज कसते हुए कहा। वीरेंद्र ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और वो अपना दूध लेकर वहां से चला गया। तारा बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। दरवाजा खोलो अभी के अभी। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। प्रिया ने तारा के रूम के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा। चलो बाहर आकर खाना खा लो चुपचाप। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पापा का कॉल आया था और आपने मुझे उनसे बात भी नहीं करने दी। इतने दिनों के बाद आज मैंने उनकी आवाज सुनी थी। मुझे उनको कितनी सारी बातें बतानी थी, लेकिन आपने मुझे उनसे बात ही नहीं करने दी। तारा ने नाराज होते हुए कहा। तभी प्रिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, तारा, ये सब बचपना छोड़ दो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तुम्हारे पापा ने गलत काम किया है और अब हम उनके साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम गंदे लोगों के साथ बात नहीं करते। नहीं, आप गंदी हो, मेरे पापा गंदे नहीं है। वो इस दुनिया के बेस्ट पापा हैं। तारा ने रोते रोते कहा। यह सुनकर प्रिया का दिल एकदम से पिघल गया और वो अपने आप से बोली, कितनी भोली है मेरी तारा। अगर इसको सच का पूरा पता चल जाएगा ना, ये शंकर का नाम तक लेना छोड़ देगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात करवाऊंगी पापा से, लेकिन उसके पहले तुम्हें दरवाजा खोलना होगा ना और मेरे साथ बैठकर पूरा डिनर खत्म करना होगा। उसके बाद हम मेडिसिन भी खाएंगे और जल्दी सोएंगे और कल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे। प्रिया की डील सुनकर तारा ने रोना बंद कर दिया और वो दरवाजे के पास आकर बोली, प्रॉमिस मम्मा, अगर आपने प्रॉमिस तोड़ा तो आपको गॉड पनिश करेंगे। तभी प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बच्चा, मैं प्रॉमिस क्यों तोड़ूंगी? तुम बाहर तो आओ, मम्मा की बात तो सुनो। उसके बाद तारा ने दरवाजा खोल दिया। तभी प्रिया ने फौरन तारा को अपने गले से लगा लिया। चलो खाना खा लेते हैं और ये रोना बंद करो। अचानक तभी किसी ने डोरबेल बजाई। प्रिया और तारा दरवाजे की तरफ देखने लगे। इतनी रात को कौन हो सकता है? प्रिया ने हैरान होकर कहा। तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं देखती हूं। इतना कहकर प्रिया दरवाजा खोलने के लिए चली गई। तभी दरवाजा खोलते ही जब उसने हवलदार यादव को वहां पर खड़े हुए देखा तो वो एकदम सरप्राइज हो गई। सर आप? प्रिया ने कहा। तभी यादव ने सीरियस सा चेहरा बनाकर कहा, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन सर, इतनी रात को? मैं और मेरी बच्ची खाना खा रहे थे। आपका खाना हमारी इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए प्लीज हम जैसा कह रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। क्या बात करनी थी हवलदार यादव को प्रिया से? क्या एसीपी अर्जुन शंकर को पकड़ने का कोई प्लान बना रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर, आपके बेहतर अनुभव के लिए लॉग्ड एपिसोड्स कौन से ऑटो अनलॉक होंगे? बंद करने के लिए ऑटो अनलॉक टॉगल पर क्लिक करें। ध्यान दें, ये टॉगल हर कहानी के लिए अलग से सेट करना होगा।
पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नागराज वीरेंद्र को किसी का भी इलाज करने की एक अनोखी शक्ति देते हैं। वीरेंद्र के ऊपर एसीपी अर्जुन का शक बढ़ता ही चला जाता है। हवलदार यादव प्रिया से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके घर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। अब सुनिए आगे। सर, ये चाय लीजिए ना, प्रिया ने हवलदार यादव के सामने कप करते हुए कहा। लूंगा लूंगा, सब कुछ लूंगा। वैसे खाना लगाकर बहुत अच्छा काम किया प्रिया जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अब ऐसे में कहाँ बाहर खाता, वैसे भी बाहर का खाना नुकसानदायक होता है। यादव के मुंह में खाना भरा हुआ था, वो प्रिया के सामने बकबक किए जा रहा था। तभी प्रिया ने फेक स्माइल दे दी। वैसे सर, आपने कहा था कि आप कुछ जरूरी बात करने के लिए आए, बताइए ना, आखिर बात क्या है? प्रिया ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। तभी यादव एकदम बोला, अरे हाँ, बात करनी थी, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। तो प्रिया जी, बात यह है कि हम लोग आजकल, मम्मा मुझे भूख लगी है। अचानक तभी पीछे से तारा आ गई। उसको देखकर प्रिया एकदम से हैरान हो गई और बोली, थोड़ी देर में खाएंगे तारा, अभी आप जाओ और स्नैक्स खा लो अपने रूम के अंदर, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत निकलना। अरे कहाँ भेज रही है इसको प्रिया जी, यहीं रोक लीजिए ना। वैसे भी आपकी बेटी से कुछ छुपा कहाँ है, अब वो भी बड़ी हो रही है, उसे भी पता है जमाने के बारे में और दुनिया के बारे में। इंस्पेक्टर यादव प्लीज, ये मेरे घर का मामला है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर काम की बात करें। बाकी मुझे मेरी बेटी को कैसे रखना है और कैसे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। प्रिया ने सख्ती से जवाब दे दिया। यादव उसका मुंह देखता ही रह गया। तारा, अपने रूम में जाओ। बिना कुछ सवाल किए तारा वहां से चली गई। तभी प्रिया ने यादव की तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूं कि आप यहाँ पर शंकर से रिलेटेड बात करने के लिए आए। तभी यादव ने एटीट्यूड में चाय का कप टेबल पर रखा और प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल सही समझा आपने, आपके पति का ठिकाना हमने ढूंढ लिया है। ये सुनकर प्रिया शॉक्ड हो गई और बोली, क्या, कहां पर है शंकर, कैसे है वो, और क्या कर रहे हैं आजकल? प्रिया जी, हालचाल तो उनका हमें तब पता चलेगा ना जब हम उससे मिलेंगे। अभी हम उससे मिले नहीं हैं, अभी हमें उसके बिल पर शक है, लेकिन चूहे को उसके बिल में से निकालने के लिए दाना तो डालना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर प्रिया हैरान हो गई और बोली, क्या मतलब है आपका, मैं कुछ समझी नहीं। तभी यादव अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गया और बोला, शंकर इस वक्त हमारे लिए चूहा है और आप उसका दाना, इसलिए आपको शंकर से बात करनी पड़ेगी और बातों ही बातों में इस बात का पता लगवाना पड़ेगा कि वो कहां पर है, फिर हम वहां चले जाएंगे और उसको दबोच लेंगे। ये सुनकर प्रिया शॉक्ड हो गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं, और मेरी शंकर से बात कैसे होगी? मेरे पास उसका नंबर नहीं है, जो पुराना नंबर था वो तो आपको पता है कि अब इनएक्टिव है, तो अब मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? झूठ, आपकी अपने पतिदेव से बात नहीं होती? ऐसा हो ही नहीं सकता, यादव ने ताना मारते हुए कहा। तभी प्रिया का पेशेंस लेवल टूट गया और वो बोली, सर, मैं यहाँ पर कोई मस्ती मजाक करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मेरी शंकर से बात नहीं होती तो नहीं होती, इसलिए अब आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। और वैसे भी ये कोई टाइम नहीं होता किसी के घर पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने का, और मुझे यूज करने की बजाय अगर आप अपने लेवल पर थोड़ा ढंग से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना तो केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर यादव का मुंह बन गया और वो प्रिया को घुन्ना कर देखने लगा। देख लीजिए प्रिया जी, आप पुलिस की मदद करने से मना कर रही हैं, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। मैं तो अभी यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जब अर्जुन सर को पता चलेगा तो वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जाकर अपने अर्जुन सर को बोलिए कि वो डायरेक्टली मुझसे बात करें। ये सुनकर यादव चिढ़ गया और फौरन वहां से उठकर चला गया। यादव के जाते ही प्रिया ने गहरी राहत की सांस ली और बोली, अब मैं चलता हूँ। तभी प्रिया ने यादव को छोड़कर चलते ही यादव के घर की तरफ बढ़ी। यादव ने
और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, शंकर, कब तक बचोगे तुम इन गिद्धों से? एक ना एक दिन ये तुम्हें ढूंढ ही निकालेंगे। माँ, आप बैग पैक क्यों कर रही हो? क्या हम नानी के घर जाने वाले हैं? तारा ने मासूमियत के साथ प्रिया से पूछा। तभी प्रिया उसके पास आकर बोली, नहीं बेटा, हम नानी के यहाँ नहीं जा रहे, हम कहीं और जा रहे हैं। लेकिन आई प्रॉमिस, आपको वहां पर जाकर ना बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको जिस इंसान से वहां ले जाकर मिलवाऊंगी ना, आप एकदम खुश हो जाओगी। ये सुनकर तारा की आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सच्ची? हम किससे मिलने जा रहे हैं मम्मा, बताइए ना। तभी प्रिया ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, ये आपका सरप्राइज है, ओके? आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। ये हम घूमने जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। तारा बच्चों की तरह खुश होने लगी। दूसरी तरफ प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही उदासी थी। वो दीवार पर लगी उस फैमिली फोटो को ही देखे चली जा रही थी। अगले दिन शंकर आसन पर बैठकर ध्यान लगा रहा था। तभी पीछे से वीरेंद्र आ गया और शंकर को उस हालत में देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीरेंद्र वहीं उसके पास बैठ गया और कुछ देर ध्यान करने के बाद शंकर ने आंखें खोली। तभी वीरेंद्र को अपने बगल में बैठा हुआ देखकर शंकर मुस्कुराने लगा और बोला, क्या हुआ सन्यासी जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वीरेंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला, मुझे तो आज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आज सूरज उल्टी दिशा से निकला है क्या? ये सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, कुछ ऐसी समझ लीजिए। अब इस सूरज ने अपनी दिशाएं बदल ली हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में आए अंधकार से परेशान हो चुका था। ये सुनकर वीरेंद्र अपना सिर हिलाने लगा और बोला, बहुत अच्छा लगा देखकर, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ईश्वर की भक्ति में खुद को इतना जल्दी लीन कर लोगे। इस बात पर शंकर वीरेंद्र की तरफ होकर बैठ गया और बोला, नहीं, मैं नहीं, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। सच में आपके साथ मैंने मुश्किल से 3 दिन गुजारे, लेकिन इन 3 दिनों में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं मानता हूं कि पहले मैंने आपके वजूद को कुछ माना नहीं था, आपका मजाक बनाया, इस आश्रम का मजाक बनाया, लेकिन मुझे अब एहसास हो चुका है कि मैं गलत था। हमेशा से सही तो आप ही थे। ये बात सुनकर वीरेंद्र मुस्कुराने लगा और अपने मन में बोला, हाँ बेटा, पता है मुझे, हमेशा से मैं सही था। अब आखिर वीरेंद्र चीज ही ऐसी है जिसका दीवाना हर कोई हो ही जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं मैं वीरेंद्र की बजाय शाहरुख खान तो नहीं। तभी वीरेंद्र ने शंकर के कंधे थपथपाते हुए कहा, मुझे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि तुमने अपने पापों के प्रायश्चित करने की कोशिश की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शंकर कि ये सब तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। तभी शंकर हल्के से हंसने लगा और बोला, मैंने अपने पाप का घड़ा ना पहले ही बहुत भर लिया है, इसलिए अब मैं उसके प्रायश्चित में गद्दारी करके और ज्यादा विलेन नहीं बनना चाहता। अचानक तभी कोई आश्रम के गेट पर खटखटाने लगा। तभी वीरेंद्र और शंकर दोनों घबरा गए। लगता है वो एसीपी आया होगा। शंकर, तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर अंदर वाले कमरे में छुप जाओ। अगर वो अंदर आ गया तो वहां पर जो छोटी सी खिड़की बनी हुई है ना, तुम्हें उससे कूदकर बाहर निकलना पड़ेगा। वीरेंद्र ने शंकर को समझाया। तभी शंकर फटाफट उठने लगा। ठीक, आप घबराइए मत। शंकर फौरन जाकर अंदर छिप गया। वीरेंद्र ने खुद को ठीक किया और दरवाजा खोलने के लिए चला गया। एक्सक्यूज मी, कोई है? गेट के बाहर खड़ी हुई औरत ने पुकारा। तभी वीरेंद्र ने गेट खोलकर कहा, जी कहिए। वो औरत बोली, क्या ये लंगना आश्रम है? जी, ये लंगना आश्रम है और मैं यहाँ का इकलौता सन्यासी हूँ, वीरेंद्र। ये सुनकर उस औरत के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, फाइनली ये फेमस आश्रम हमें मिल ही गया, वरना हम 1 घंटे से इधर उधर भटक रहे थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? उस औरत ने पूछा। उसकी बातें सुनकर वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया।
हम? लेकिन आप तो अकेली खड़ी हुई है ना? तभी वो औरत अपनी बाजू में देखने लगी और बोली, अरे तारा, कहाँ चली गई तारा बेटा? तभी तारा फौरन कुएं के पीछे से दौड़ती हुई प्रिया के पास आ गई। तारा का नाम सुनते ही वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे, ये तो शंकर की बेटी है और ये उसकी पत्नी। ये दोनों उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ कैसे आ गई? वीरेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ मम्मा, बेटा अंदर चलो, कहाँ खेलते रहते हो आप? तभी प्रिया तारा का हाथ पकड़ के आश्रम के अंदर ले गई। वीरेंद्र भी उसके पीछे पीछे अंदर घुस गया। अंदर आते ही प्रिया चारों ओर आश्रम को देख रही थी। तभी वो पलटकर वीरेंद्र से बोली, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? इस पर वीरेंद्र थोड़ा सा झेप गया। तभी उसने गेट अंदर से बंद भी नहीं किया और फौरन प्रिया को जवाब देने लगा, हाँ मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ, कोई भी नहीं रहता मेरे साथ, बिल्कुल अकेला। वीरेंद्र बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था। दैट्स नाइस। मैंने इस आश्रम के बारे में काफी सुना था, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर घूमने के लिए आ गई, प्रिया ने वीरेंद्र से कहा। लेकिन एक बड़ी ही अजीब बात है, मैं इस जगह पर पहली बार आई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर मेरा कोई अपना सा रहता है। बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा है मुझे इस जगह पर। अचानक प्रिया सोचते हुए बोली। तभी वीरेंद्र ने बात पलटते हुए कहा, अक्सर हमें कुछ नई जगहों पर जाकर ऐसा महसूस होता है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद ध्यान करने के लिए अंदर आ जाइएगा। पर मम्मा, मुझे भूख लग रही है, तारा बोली। तभी प्रिया ने उससे कहा, हाँ बेटा, पहले मैं आपको स्नैक्स दे दूंगी, उसके बाद हम लोग बैठकर मेडिटेट करेंगे। इतना कहकर वो तारा को अंदर की तरफ ले गई। शिट, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां अंदर शंकर छुपा हुआ है और यहाँ पर उसकी बीवी और बेटी आश्रम में आ गए हैं। वीरेंद्र अपना सिर पकड़ने लगा। क्या बाहर प्रिया और तारा है? शंकर ने हैरान होते हुए कहा। तभी वीरेंद्र बोला, धीरे शंकर, थोड़ा धीरे बोल, अगर उन दोनों ने तुम्हारी आवाज सुन ली ना तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे उन दोनों से मिलना है, अभी के अभी। कैसे हैं वो दोनों? क्या वो मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे? शंकर बेताब होकर पूछने लगा। तभी वीरेंद्र बोला, तुम पागल हो क्या? वो तुम्हारे बारे में क्यों पूछे? उन्हें तो पता तक नहीं है तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। अभी वो दोनों बाहर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ये सुनकर शंकर का चेहरा सीरियस हो गया और वो वीरेंद्र से बोला, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी तारा को गले लगाना चाहता हूँ। मेरी मेरी आंखों का तारा, कितना टाइम हो गया मुझे उसे देखे हुए। एक दिन नहीं जाता था जब मैं अपनी तारा को देखता ना हूँ। मैं जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए। शंकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर अंदर की ओर खींच लिया। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अगर उन दोनों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो ये बात जाकर पुलिस को बता देंगे और उसके बाद हम दोनों फंस जाएंगे। ये सुनकर शंकर का चेहरा उतर गया। लेकिन मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, क्या करूं मैं? क्या वीरेंद्र शंकर को प्रिया और तारा से मिलने देगा? दूसरी तरफ प्रिया और तारा का आश्रम में आने का क्या मकसद था? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कोई बिछाया हुआ जाल? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि हवलदार यादव प्रिया से शंकर को कॉल करके उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रिया साफ साफ मना कर देती है। शंकर ऊपर वाले के नाम में ध्यान लगाना शुरू कर देता है। प्रिया तारा को लेकर लंगड़ा आश्रम पहुंच जाती है। अब सुनिए आगे। बेवकूफ मत बनो शंकर, तुम्हारा ये एक गलत कदम हमें मुश्किल में डाल सकता है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने सोच रखा है, चीजें अगर उसी हिसाब से हो तो बेहतर है।
अगर ऐसे अचानक से सबको पता चलेगा कि तुम यहाँ पर छुपे हुए थे तो ये ठीक नहीं रहेगा। सब लोग हम पर शक करेंगे और यही समझेंगे कि हमने तुम्हें सिर्फ जेल से बचाने के लिए यहाँ पर रखा था। वीरेंद्र की कही बातें सुनकर अचानक शंकर शांत पड़ गया। आश्रम के बाहर के कमरे में तारा और प्रिया यानी कि शंकर का परिवार बैठा हुआ था, लेकिन वीरेंद्र शंकर को उनसे मिलने से रोक रहा था। तो फिर मैं क्या करूं सन्यासी जी? मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी तारा बाहर खड़ी है और मैं उससे मिल भी नहीं सकता, उसे उसे गले से भी नहीं लगा सकता एक बार के लिए। एक बाप के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात और क्या होगी। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और शंकर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे एहसास को समझ सकता हूं शंकर, लेकिन इस वक्त ये करना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। अचानक तभी शंकर दरवाजे की ओर देखने लगा और देखता ही रह गया। वीरेंद्र को उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगा। तभी वीरेंद्र भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगा और उसके होश उड़ गए। पापा, तारा ने शंकर को देखते हुए कहा। तभी वीरेंद्र ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये लो गई भैंस पानी में। तारा को देखकर शंकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तारा, मेरी बच्ची। तभी तारा दौड़ती हुई शंकर के पास आई और शंकर ने उसको गले से लगा लिया। पापा, आप सच में यहाँ पर हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तारा मासूमियत के साथ बोली। शंकर ने अब उसको कस के गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये सच है। तुम्हारे पापा इस वक्त तुम्हारे सामने खड़े हैं। कुछ देर हक करने के बाद शंकर ने खुद को तारा से अलग किया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है मेरा गुड्डा? ठीक नहीं हो पापा, आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतना कहने के बाद अचानक से तारा को खांसी आने लगी। शंकर एकदम घबरा गया। तुमने अपनी दवाई ली कि नहीं? कुछ कुछ बाहर का तो नहीं खाया ना? वैसे भी पहाड़ी इलाकों में कुछ अच्छा मिलता नहीं है। तभी तारा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैंने दवाई भी खा ली थी। वो बस ऐसे ही आपको देखकर इतनी ज्यादा खुशी हुई ना कि मुझे खांसी आने लगी। इस बात पर शंकर हंसने लगा। तभी वहां पर उसकी पत्नी प्रिया भी आ गई। प्रिया को देखकर शंकर ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद वो फ्लोर पर से उठा और प्रिया के करीब जाने लगा। शंकर को देखकर प्रिया एकदम शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी तारा दौड़ती हुई प्रिया के पास आई और उसे कस के हग करने लगी। थैंक यू मम्मा, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मतलब आप इसी गिफ्ट की बात कर रहे थे ना? आप मुझे आज पापा से मिलवाने वाले थे, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए ना? यह सुनकर शंकर हैरान हो गया और प्रिया की शक्ल देखने लगा। प्रिया के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। शंकर भी समझ गया था कि प्रिया तारा को यहां लेकर क्यों आई थी। तभी शंकर प्रिया के करीब आया और उसने बोला, मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो कि मेरा हालचाल भी नहीं पूछोगी? इस बात पर प्रिया ने अपना चेहरा नीचे की ओर कर लिया। वो इतना ज्यादा शर्मिंदा थी कि शंकर से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। तारा बेटा, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। मैं आपको पूरा आश्रम दिखाता हूं। उसके बाद हम गार्डन में खेलेंगे। तभी वीरेंद्र तारा को आश्रम के बाहर ले गया। वीरेंद्र के लिए शंकर और उसके परिवार का मिलन उसे उस संसारी सुख की याद दिला रहा था जिसे पाने के लिए वीरेंद्र काफी समय से बेचैन था। इसलिए वो झट से बच्ची के साथ बाहर चला जाता है। ओ, तो ये था तुम्हारा ठिकाना इतने दिनों से? तुम यहां पर छुपे हुए थे? प्रिया ने कमरे को देखते हुए शंकर को ताना मारा। तभी शंकर मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, यहीं छुपा हुआ था मैं, लेकिन कई दिनों से तो मैं भाग रहा था।
तुमसे, तारा से, पुलिस से और अपने आप से। लेकिन जब से यहाँ पर आया हूँ, मेरा भागना बंद हो गया है, खास करके खुद से। अब मैंने खुद के साथ रहना शुरू कर दिया है। प्रिया शंकर की बात से इरिटेट हो गई और आंखें नटेरते हुए बोली, मेरे सामने ना अपनी फिलॉसफी की बातें मत करो शंकर। तुम मुझे लेक्चर तो ऐसे दे रहे हो जैसे कहीं के प्रोफेसर हो। तुम्हें मालूम है कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन में हो? बाहर मुझे सब पता है प्रिया, कि बाहर कौन है और अंदर कौन आने वाला है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो हमें बहुत पहले से पता है ना। फर्क पड़ता है हमारे आज से, इस पल से। इस पल में हम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे के हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए, सिर्फ मैं और तुम। शंकर की बात सुनकर प्रिया को रोना आ गया। तभी उसने शंकर के सीने पर एक घूंसा मारा और फिर उसे गले से लगा लिया। शंकर प्रिया के इमोशंस को समझ गया। बदले में उसने भी प्रिया को कसकर अपने गले से लगा लिया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी होगी जब मैं चैन से सोई होंगी। हर दिन, हर पल तुम्हें मिस किया, सबसे ज्यादा मिस किया है। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक एक दिन काटना भारी लग रहा था, जिंदगी बोझ बन चुकी थी। प्रिया रोते रोते अपनी फीलिंग्स शंकर के लिए कन्फेस कर रही थी। शंकर आंखें बंद करके सिर्फ प्रिया की छुअन के एहसास को फील कर रहा था। तभी प्रिया ने काफी देर लंबा हक करने के बाद खुद को शंकर से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों शंकर, क्यों किया तुमने ये खून? सब कुछ ठीक तो चल रहा था ना? हम करवा रहे थे ना तारा का इलाज। धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी वो। अगर पैसे कम पड़ते तो कोई और रास्ता निकाल लेते, लेकिन तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, अपने साथ और तारा के साथ। वाह, ये प्लेस तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आश्रम के बाहर का बगीचा और नजारा देखकर तारा ने खुश होकर कहा, आपको पता है दिल्ली में ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, झरने हैं। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं रुक जाऊं। तारा खुश होकर वीरेंद्र को अपने मन की बात बता रही थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तब तो फिर मुझे आपकी मम्मा से बात करनी पड़ेगी। वीरेंद्र को भी तारा के साथ अच्छा लग रहा था। नहीं, मम्मा कभी अलाउ नहीं करेंगी। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना, इसलिए आप ना पापा से बात करना, वो तो फौरन हाँ कर देंगे। इसलिए मुझे पापा माँ से ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो इतने कूल हैं और इतने चिल भी रहते हैं और मुझे डांटते भी नहीं है। मम्मा तो बहुत डांटती हैं। तारा की बातें सुनकर वीरेंद्र को हंसी आ रही थी। तभी वीरेंद्र ने मन ही मन अपने आप से कहा, यही सही मौका है। शंकर और प्रिया इस वक्त एक साथ हैं। मुझे तारा के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। मुझे तारा को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तारा, अब हम एक गेम खेलेंगे। मतलब आश्रम में जो भी आता है ना, मैं उनको ये गेम खिलवाता हूँ। ये सुनकर तारा एक्साइटेड हो गई। क्या गेम? क्या इस गेम में पॉइंट्स भी मिलेंगे? वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पॉइंट्स भी मिलेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स हमें भगवान जी देंगे। मतलब जितना ज्यादा लंबा कोई मेडिटेट करेगा उसको उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन भगवान जी की तरफ से। ये सुनकर तारा पहले तो थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसके बाद अचानक बोली, ठीक है, मैं खेलूंगी। वीरेंद्र तारा को लेकर आसन पर ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। तारा धीरे धीरे करके गहरे ध्यान में खो गई। तभी वीरेंद्र ने अपनी हथेली से नीले रंग की रोशनी तारा के चारों ओर बिखेर दी। वो नीली रोशनी धीरे धीरे करके तारा के शरीर में समा रही थी। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है शंकर, हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी शंकर, मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरा क्या होगा? तारा का क्या होगा? हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम जहां रहोगे हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब बस हो गया फाइनल। प्रिया पागलों की तरह शंकर से प्यार करती थी। तभी शंकर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, प्रिया, प्रिया, मेरी जान, शांत हो जाओ।
ऐसी बातें मत करो। मैं चला जाऊंगा तो क्या, तुम तो हो ना। तुम्हें तारा का ख्याल रखना होगा। हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने गलत किया है तो उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी ना। ये सुनकर प्रिया रोने लगी। वहीं बाहर वीरेंद्र ने नीली रोशनी का घेरा शंकर की बच्ची तारा के चारों ओर बना रखा था। अचानक तभी ध्यान लगाते लगाते तारा को बहुत तेज की खांसी उठने लगी। ऐसा होने से वीरेंद्र का ध्यान एकदम टूट गया और वो तारा की ओर देखने लगा। तारा बुरे तरीके से खांस रही थी, लेकिन वो ध्यान के नशे में थी। तभी वो अपने सीने पर हाथ रखकर और खांसे चली जा रही थी। अरे नहीं, इसकी तो तबीयत बिगड़ रही है। अगले ही पल खांसते खांसते तारा बेहोश हो गई। वीरेंद्र की हालत ये देखकर खराब हो गई। क्या हुआ तुम्हें तारा? तारा, उठो तारा। लेकिन तारा की बॉडी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वीरेंद्र का दिमाग खराब होने लगा। तभी उसे एक ही रास्ता समझ में आया। वीरेंद्र ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपनी आंख बंद करके उपचार करने वाली शक्ति को अपनी हथेली में संग्रह किया। तभी वीरेंद्र की हथेली में नीले रंग का गोला बन गया। वो गोला बहुत ज्यादा चमक रहा था। उसके अंदर बहुत सारी शक्ति और ऊर्जा भरी हुई थी। तभी वीरेंद्र ने वो हथेली लेकर सीधा तारा के माथे पर रख दी। इसका कैंसर और ज्यादा पनप रहा है और वो इसके शरीर के हर एक अंग में पहुंच चुका है। वीरेंद्र तारा के शरीर के अंदर की हर गतिविधि को महसूस कर पा रहा था। तभी वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और अपने हाथ से लेकर ऊर्जा को तारा के शरीर में समा दिया। अचानक से वीरेंद्र का हाथ नॉर्मल हो गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। वो तारा की ओर देखने लगा। तारा को भी अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था और उसको फिर से खांसी उठने लगी। तारा खांसते खांसते उठकर बैठ गई, लेकिन फिर उसने खून की उल्टी कर दी। उसके बाद तारा थोड़ी निढाल होने लगी। इसे बिस्तर पर लिटाना होगा। वीरेंद्र ने फौरन तारा को गोद में उठाया और उसे लेकर बिस्तर पर लिटा दिया। वीरेंद्र की नजर तारा की करी हुई उल्टी की तरफ गई। मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा, वरना किसी की नजर पर भी तो खामखा मुझ पर शक हो जाएगा। तुम्हें लगता है शंकर कि तुमसे अलग रहकर हम दोनों खुश रहेंगे? मेरा नहीं तो कम से कम तारा का तो सोचो, प्रिया ने इमोशनल होकर कहा। तभी शंकर ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा तारा के बारे में ही सोचा है और इस बार मैंने उसके लिए एक ऐसा इंसान ढूंढा है जो उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें हल कर देगा। हमारी तारा को पहले की तरह हेल्दी बना देगा। यह सुनकर प्रिया हैरान हो गई और बोली, क्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? तभी शंकर बोला, सन्यासी जी की। ये सुनकर प्रिया हैरान हो गई और बोली, क्या? सन्यासी? वो जो इस आश्रम का सन्यासी है, वो क्या करेगा तारा के लिए? शंकर ने फिर प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, मैंने सुना है कि आश्रम बहुत चमत्कारी है और वो सन्यासी भी। तुम्हें याद है जब हम पहली बार तारा को हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वहां पर एक नर्स थी। उसने भी हमसे इसी आश्रम के बारे में कहा था कि हमें तारा को लेकर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान भी यहाँ पर आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। पता नहीं क्यों प्रिया, लेकिन मुझे उनकी बातों पर बहुत विश्वास है। उनसे मिलकर मैं बहुत ही सुलझा हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत सारी गांठें थी जो कि उनसे मिलकर अब खुल चुकी हैं। शंकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इन सन्यासी वनवासियों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हें पता है ना ये लोग कैसे होते हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। क्या शंकर प्रिया को अपनी बातों पर विश्वास दिला पाएगा? क्या वीरेंद्र के इलाज से तारा सच में ठीक हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना, भागा हुआ मुजरिम शंकर अपनी पत्नी और बेटी से लंगड़ा आश्रम में आकर मिलता है। वहीं वीरेंद्र अपनी शक्तियों की मदद से तारा की बीमारी को ठीक कर देता है।